आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहरीली गैस के रिसाव से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज कौमी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर पैनल्स फोर्स और दीगर एजेंसियों के हकाम के साथ एक मीटिंग की और पुणे से माहिरीन की टीम को फौरी तौर पर जाए हादसे पर रवाना करने की हिदायत दी गई। इस वाक़े में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 20 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। तकरीबन 1000 लोगों को मुतासरा इलाक़ों से निकाला गया है। बाद में काबीना सेक्रेटरी ने भी कौमी बहरान मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया और भी मुतल्लिक़ा एजेंसियों को रियासती हुकूमत की उस मुश्किल हालत में हर मुमकिन मदद करने को कहा गया है। इन मीटिंगों के बाद कौमी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रुकन कमल किशोर, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने डायरेक्टर जनरल एम प्रधान और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गिलेरिया ने यहाँ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े के बारे में तफसीली जानकारी दी। मिस्टर प्रधान ने बताया कि इस वाक़े में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से 25 लोगों की हालत नाजुक है लेकिन मुस्तहकम है। इन्होंने कहा कि तमाम लोगों को मुतासरा इलाक़ों से निकाल कर कहा गया कि हालात पर पूरी तरह काबू में रखें। इन्होंने कहा कि तमाम लोगों को मुतासरा इलाक़ों से निकाल लिया गया है और हालात अब पूरी तरह काबू में हैं। इन्होंने कहा कि पुणे से NDRF की केमिकल, नामियाती, ताबकारी और जौहरी हादसा से निपटने में माहिरीन की टीम वहां भेजी जा रही है। मिस्टर प्रधान ने कहा कि NDRF की टीम मुतासरा इलाक़ों में हालात मामूल पर होने और ज़रूरत के वक्त तक मौजूद रहने की और हालात पर पूरी तरह निगरानी करने की हिदायत दी गई है। नाजरीन, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि LG पॉलीमर्स इंडिया केमिकल प्लांट से गैस के अखराज के वाक़े में ताहाल 9 अफराद की मौत हुई है। इन्होंने हर मरने वाले शख्स के अफराद ख़ानदान के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, जहां बेशतर मुतासरीन ज़ेर इलाज है, की आयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपये मुआवजा की रकम इन अफराद ख़ानदान को दी जाएगी जो 2 से 3 दिन ज़ेर इलाज थे और 10 लाख रुपये का मुआवजा इन अफराद को दिया जाएगा जो वेंटिलेटर्स पर हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जो इस वाक़े की वजह से बीमार पड़ गए और इब्तदाई इलाज के बाद अस्पताल में इनका इलाज करवाया गया है, वो फ़ी कस 25,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि स्पेशल चीफ सेक्रेटरी माहौलियात व जंगलात के ज़ेर क़यादत एक कमेटी तश्कील दी गई है। विशाखापट्टनम के कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस विशाखापट्टनम को इसके अरकान बनाया गया है। ये कमेटी इस वाक़े की जांच करेगी और मज़ीद इक़दाम के सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम पहुँचे ताकि अस्पतालों में मुतासरीन की इयादत की जा सके। नाज़रीन, विशाखापट्टनम वाक़े जिसमें 9 अफराद की मौत हो गई है, इसके सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन करते हुए सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल की। इन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। वज़ीर आज़म ने राहत के कामों के सिलसिले में तमाम तरह की राहत की और मदद की तयक़ुन दहानी करवाई। जगन मोहन रेड्डी ने इस मौके पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे राहत कामों से भी वाकिफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है और तिब्बी खिदमात मुतासरीन को फौरी तौर पर फराहम की जा रही है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने भी वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ियत हासिल की। इन्होंने इस वाक़े के वजूहात, अहमियत, इमदादी इक़दामात के बारे में भी मालूमात हासिल की। नमस्कार, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो आज सुबह हुआ विशाखापट्टनम में गैस लीक जो है। दिस इज़ एज हैज़ बीन ऑलरेडी टोल्ड, इट्स कंपाउंड स्टाइरीन विच इज़ एन अल्कलाइन बेंजीन कंपाउंड। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इट कैन बेसिकली कॉज हार्म टू ह्यूमन्स बाय इनहेलेशन, बाय इंजेक्शन, बाय इफेक्ट ऑन द स्किन
and effect on the eyes, what we call ocular effect. Inhalation, say, it can cause mucosal irritation, irritation in the throat, in the airways, which can lead to coughing. It can lead to breathing difficulty and wheezing or whistling sound in the chest. And if the inhalation is at a higher level, it can lead to breathlessness and respiratory distress. The absorption of this compound can also lead to what we call CNS depression. That is, affects the brain, leading to headache, nausea, vomiting, weakness, fatigue, unsteadiness of gait. People get unsteady and have difficulty in walking and sometimes fall because of that. In high exposure, it can lead to coma, pulmonary edema, and sometimes even lead to irregular heartbeat. Effect on the skin is usually mild in the form of irritation, itching, some degree of dermatitis can happen, and it can also irritate the eyes, leading to again irritation. A syndrome known as styrene sickness has also been described, which leads to nausea, vomiting, and again unsteady gait, which has been said could be inferior in a drunken state. There is, as far as treatment is concerned, there is no specific antidote. There is no definite medicine for reversing the effect of this compound, and treatment does remain mainly supportive. The first thing that one needs to do is remove the individuals from the affected area, and as you've heard, that has been done aggressively since early morning. Individuals, because of exposure that can happen through clothes are to be removed. The exposed eyes can be washed with water, and you can use an absorbent like tissue or towel to clean the skin so that the deposition of the skin is clean. Water can also be used, and then these individuals have to be monitored for any breathing difficulty and for any drowsiness, because like I said, it can affect the lungs but can also affect the brain. Main treatment strategy is to watch out for any breathing difficulty and airway management. Some of these patients will require to be intubated and put on a ventilator. Many will just require oxygen therapy, and we have to monitor for their oxygen, respiratory rate, and their CNS depression. If there is bronchospasm or breathing difficulty, sometimes nebulization can also be given as far as treatment is concerned. In some, there is some data that in very sick patients, even steroids have been given when there is acute lung injury. So by and large, it tends to be an illness which is not universally fatal. In most people, there is good recovery. It causes more irritation of the airways, and depending on the degree of exposure, the effect can be much higher. So those who have had a very close exposure, they are the ones who have a higher chance of having severe effects. Currently, as has been said, that although a large number of people are admitted in the hospital, most of them are stable and should hopefully make a good recovery. Thank you. Just one update on the deaths. The latest figure is now 10. I just got the information that 10 people have succumbed. Friends, details coming from the spot ground will be shared with you as and when we get it. But experts are here. So any specific questions? Okay, 53. सर मैं रविकांत हूँ न्यूज़ नेशन से। सर लॉकडाउन में ये जो छूट दिया गया है उसके बाद जो प्लीज दिस ब्रीफिंग इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, जस्ट फोकस ऑन दिस। यस यस सर, जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, आगे भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ओपन होंगी, तो आप लोगों की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की जाएगी ताकि इस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हों? See, on the chemical, biological, radiological, nuclear, CBRN safety, there are detailed guidelines put out by the National Disaster Management Authority. I think all of those guidelines have to be followed. वो सारी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अब तक, वो लागू किए जाने चाहिए. उसमें कोई नया बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, जहाँ फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में, प्लांट्स में लोग काम करते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स उनके अपने ऑपरेशन के अंतर्गत किए जाने चाहिए. लेकिन जहाँ तक केमिकल सेफ्टी का है सवाल है, उस पे हमारे रूल्स, रेगुलेशंस
गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं, उसको जैसे पहले हम रिगरसली इम्प्लीमेंट करते थे वैसे ही इंडस्ट्रीज को करने की ज़रूरत है। 14। सर मेरा सवाल डॉक्टर गुलेरिया से है। जो लोग वहाँ पे अस्पताल में हैं या फिर जो लोग अपने घरों में हैं, क्या उनको अभी कोई विशेष हिदायत की ज़रूरत है या फिर वो निश्चिंत रहें कि अब कुछ उनको नहीं होने वाला है? तो जो लोग वहाँ पे हैं उनको तो वहाँ से विलेजेस को इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि उनको जैसे मैंने कहा 2 मेन इफेक्ट्स है, रेस्पिरेटरी और CNS, उसके कोई असर तो नहीं है। जो हॉस्पिटल में लोग दाखिल हुए हैं जिनको कोई सिम्टम्स हैं, चाहे वो इरिटेशन ही हो चाहे वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो, उनको भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एंड देयर इज़ ऑल्सो हाउस टू हाउस विजिट इन दैट एरिया टू सी कि कोई किसी और जो सराउंडिंग एरियाज़ में हैं किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। घर में एक तो एक्सपोजर, आपको अंदर ही रहना, एक्सपोजर अवॉइड करना ही। आउटडोर जो गैस है, द गैस डजंट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर इरिटेशन हो तो वॉश करना है अपने आँखों को। स्किन में अगर लगे इरिटेशन है तो उसको किसी टिश्यू से क्लीन कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं। और अगर सांस की तकलीफ हो या ड्राउजीनेस हो तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। 153। So, Polemy from India Today. My question is one about the radius of the area from where people have been evacuated. Second question is about the treatment that's going on in KG Hospital. How many are critical of those? And also, initial findings are suggesting a burst in the valve which was controlling the gas over there. Probably some semi-experienced labor handled the situation, as a result of which this incident happened. Could you throw some light on that? So there are 3 questions. The first part, maybe DG and DRF can take. Well, the incident, as I said, happened at 2:30 a.m. in the night. So it was actually only the factory personnel who were there, and it's a matter of investigation exactly what is the cause of the leakage. So that is under investigation. The local police has already started proceeding in that direction. So we'll know that very soon, I think. But the evacuation has happened primarily in the nearby villages. Venkatapura is the first village which is most abutting the site, and then further villages were also intimated by the local administration just to be on the side of safety, and that's why those villages also were evacuated. So you could say in a radius of about 3 kilometers, the people were evacuated. 116। सर ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से। मेरा सवाल प्रोफेसर गुलेरिया जी से है। सर जो इसका इम्पैक्ट है, जो लोग भी प्रभावित हैं, जो परेशानियां हो रही, क्या ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी करेगा? क्या इसका किस तरह से प्रभाव देखते हैं? कहीं भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं इसका रहेगा? तो चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आर लेस, बिकॉज ये जो कंपाउंड है ये बॉडी से मेटाबोलाइज होकर जल्दी निकल जाता है। दिस इज एन एक्यूट एक्सपोजर रादर देन अ क्रॉनिक एक्सपोजर. But we will have to follow up and see. But as of now, the data doesn't suggest a significant long-term effect. 60. सर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। प्रणय उपाध्याय हूँ एबीपी न्यूज़ से। कितने लोग क्रिटिकल हैं अभी? आईसीयू में कितने लोग हैं? वेंटिलेटर पे आपने कहा कि ज़रूरत पड़ती है कुछ लोगों को रखने की जो क्रिटिकल एक्सपोजर में हो, तो ऐसे कितने लोग हैं? इनिशियली जो सूचना मिली थी 20 से 25 लोग क्रिटिकल हैं, लेकिन पहले सूचना थी कि वेंटिलेटर्स पर हैं, लेकिन जो विशाखापट्टनम मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई वेंटिलेटर पर नहीं है अभी। तो ये खबर हम लोगों को अभी सुबह जो मीटिंग हुई है उसमें मिली। तो हम लोग अभी और भी हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट्स हैं तो उसका हम लोग पर्टिकुलरली डिटेल्स ले रहे हैं, लेकिन अभी जो सूचना है क्रिटिकल में 20-25 थे सुबह तक, बट दे वर स्टेबल। 35। और डेथ टोल अभी 11 हो गया। अभी जो लेटेस्ट मेरे को कमांडेंट ने भेजा है 11 डेथ्स। सर संदीप फ्रॉम न्यूज़ 18 इंडिया। सर मेरा जानना था कि कितना अमाउंट ऑफ गैस जो लीकेज हुआ और कितनी देर तक ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, कब तक ये डिजॉल्व हो पाएगा एटमॉस्फेयर में? और देखिए जो स्टाइरीन गैस है जो मेंबर साहबान ने बताया, उसमें जो टेक्निकल प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज़ हेवियर देन एयर, और वो पानी पड़ने पर वो नीचे आ जाता है और न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है।
तो वहाँ पर काफ़ी स्प्रेइंग ऑफ वाटर हुआ है और इसलिए वो जो उसका जो इन्फ्लेमेबिलिटी है वो काफ़ी घट गया है। दूसरी बात यह है कि जो टेक्निकल पेपर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, ये अब देखने की बात होगी, इन्वेस्टिगेशन की बात होगी कि कितना एग्जैक्टली लीक हुआ है, हाउ मेनी किलोज ऑफ गैस, दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट ये तय है कि अब गैस का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो गया है। हम लोगों को ध्यान देना होगा कि लीकेज जो है 2:30 बजे रात से ही शुरू हो गया था और काफ़ी अंतराल पार हो गया, और जो हमारे पास जो भी टेक्निकल पेपर्स उपलब्ध हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि 6.5 से 7 घंटा इसका ज़्यादा असर रहता है। तो मुझे लगता है कि वो असर का समय काफ़ी कम हो गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आगे असर और कम होता जाएगा, लेकिन हम लोग कांस्टेंट वॉच कर रहे हैं। लेकिन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज ये है कि द सिचुएशन इज़ अंडर वॉच एंड क्लोज मॉनिटरिंग एंड वी विल बी देयर टिल एवरीथिंग इज सेफ। लास्ट क्वेश्चन 55। सर मैं नीरज हूँ एबीपी न्यूज़ से। मेरा सवाल है मेंबर एनडीएमए से। सर पीएम की बैठक हुई जब आज सुबह, तो पीएम ने आप लोगों को क्या निर्देश दिए, क्या बातें हुई, उनकी तरफ से क्या कहा गया? पीएम की मीटिंग में सबसे पहले तो उन्होंने जायज़ा लिया कि ऑन द ग्राउंड क्या हुआ, क्या केमिकल है, उसकी क्या एंटीडोट है या नहीं है, और क्या उसके लिए बचाव कार्य में क्या काम होना चाहिए और एहतियाती तौर पे क्या काम होना चाहिए। और उसके लिए हम केंद्र सरकार की ओर से जो हमारी टीमें आंध्र प्रदेश में हैं, सिर्फ वो ही नहीं, देश के और हिस्सों से भी हम क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे जैसे कि डीजी एनडीआरएफ ने कहा कि जो स्टायरीन गैस है वो 6-7 घंटे तक रहती है, उसका डिकंटेमिनेशन के लिए क्या एडवाइस देनी है, वो देश के किस इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करके ग्राउंड पे उपलब्ध कराया जाए, इस बारे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।